हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सीसेट के बारे में। और सीसेट में हम लोग देखेंगे कि हम किस तरीके से कॉम्प्रिहेंसन को बहुत एक्यूरेसी के साथ और बहुत तेज़ी के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कॉम्प्रिहेंसन के बारे में बताने से पहले कुछ चीज़ें बताना ठीक समझूंगा। 2023 का जो सीसेट का पेपर था उसमें जो मेरा स्कोर था वो 81.68 था। तो लगभग 32 क्वेश्चंस मेरे नेट करेक्ट हुए थे और 32 क्वेश्चंस में से मेरे जो कॉम्प्रिहेंसन के क्वेश्चन थे वो 22 मेरे कॉम्प्रिहेंसन ठीक हुए थे और मैंने जो है 25 कॉम्प्रिहेंसन अटैम्प्ट किए थे। तो यहाँ हम इस चीज़ को समझेंगे कि किस तरीके से हम कॉम्प्रिहेंसन को कम टाइम में और बहुत एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। और एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा सीसेट के बारे में वो यहाँ जो पहली बार एग्ज़ाम में बैठेंगे वो लोग विशेष ध्यान रखेंगे कि सीसेट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको अपने जो आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो उसमें आखिरी सेकंड तक अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखना है। यानी आखिरी के जो 5-10 मिनट होते हैं आमतौर पे उसमें हाथ पैर फूलने वाली कंडीशन हो जाती है और जो है फिर ब्रेन ठीक से काम नहीं करता है। तो वो चीज़ ना हो, आप उस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए कम से कम। अब आप ऐसा कीजिए कि एक दिन में जीएस और सीसेट इन दोनों के ही पेपर लगाइए बिल्कुल उसी टाइम पे जो कि आपका एग्ज़ाम का टाइम है। और फिर आप देखिए कि आप दोनों पेपर एक दिन में अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, रिवीजन भी कर पा रहे हैं। ये चीज़ आप जो है कम से कम अगले एक हफ़्ते में करके देखिए और बस लगातार जो है सीसेट की प्रैक्टिस करते रहिए। किसी भी हाल में सीसेट में आपको क्वालिफाई करना ही है, ठीक है। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था कि कई बार सीसेट क्वालिफाई नहीं हो पाया था, तो ये चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम जल्दी से जो है आते हैं और कॉम्प्रिहेंसन के बारे में देखते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो, कॉम्प्रिहेंसन में 2-3 तरीके हैं। कई लोग जो हैं पूरा जो हमें पैसेज दिया होता है पूरा पैसेज पढ़ते हैं, उसके बाद जाते हैं ऑप्शंस पे। लेकिन मुझे लगता है कि जो तरीका मुझे ठीक लगा और मेरे काम का भी निकला वो ये था कि एक बार हम ऑप्शंस ठीक से देख लें। कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनके माध्यम से हम एक या दो ऑप्शंस को अगर हम एलिमिनेट कर पाएँ तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में सबसे पहले हम निर्देश देखते हैं कि हमसे मतलब क्या डिमांड की जा रही है। तो इसमें दिया हुआ है कि विभिन्न हितधारियों को जल का उचित सामयिक बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक युक्तियुक्त, व्यावहारिक और तात्कालिक कार्रवाई को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। सर्वाधिक युक्तियुक्त, व्यावहारिक और तात्कालिक कार्रवाई, ठीक। ये 3-4 जो शब्द हैं इनको हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे और ऑप्शंस देखते हैं जल्दी से। जल के बंटवारे का एक राष्ट्रीय, व्यावहारिक, विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए। मतलब एक संभावना दी है कि हाँ बनाया जाना चाहिए। तो अभी हमें नहीं पता है, अगला ऑप्शन देखते हैं। देश के सभी नदी तंत्र जोड़े जाने चाहिए। मतलब ये देखो, एक एक्सट्रीम वर्ड आपको मिला और ये गलत हो जाएगा और मतलब इसके चांसेस बहुत कम हैं कि ये जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। अब अगला है, जल के आधिक्य वाले क्षेत्रों और जल की कमी वाले क्षेत्रों के बीच नहरें बनाई जानी चाहिए। एक बार को हम मान लेते हैं कि चलो ये भी ठीक है या नहीं है, हमें नहीं पता, लेकिन हम इसको क्रॉस नहीं करेंगे। जल संकट को दूर करने के लिए कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों की जल की मांग कम की जानी चाहिए, हमें नहीं पता, ठीक। अब हम आते हैं कि हमें पैराग्राफ एक बार नज़र डाल लेते हैं कि आखिरकार पैराग्राफ में कहा क्या गया है, ठीक है। और देखो, आमतौर पे क्या है कि जैसे जब आप स्टार्टिंग के कॉम्प्रिहेंसन करोगे, अगर मान लो आपके पास 50 मिनट 40 मिनट बचे हैं, तो आप कोशिश करो कि पूरे पैराग्राफ पे नज़र डाल लो, पूरे पैसेज पे कि क्या बात कही गई है। लेकिन अगर आपके पास आखिरी के 4-5 मिनट बचे हैं या 10 मिनट बचे हैं तो फिर या तो आप बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ ढूंढ के उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं तो आप एक तरीका ये अपना सकते हो कि लगभग 3-4 विराम चिन्ह आप काउंट कर लो। जैसे एक ये रहा है ना, तो यहाँ पे आप लगभग 3-4 विराम चिन्हों के बीच की चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करो कि क्या कहा गया है। वो भी हम चीज़ें देखेंगे और ख़ास तौर पे उन क्वेश्चन में जहाँ पे आपसे मर्म पूछा जाए, सार पूछा जाए, उस पैसेज के निहितार्थ क्या है, इस तरीके की चीज़ें पूछी जाएँ तो वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम आती है। तो हम जल्दी से पैराग्राफ देखते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया है, हम अक्सर भारत में विभिन्न राज्यों के बीच नदी जल को लेकर विवाद होने के बारे में सुनते रहते हैं।
20 प्रमुख नदी तंत्रों में से 14 में पहले ही जल की तंगी है। 75% जनसंख्या जल की तंगी वाले क्षेत्रों में रहती है, जिनमें 1/3 लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ जल का अभाव है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या की मांगे, कृषि द्वारा इनको पूरा करने की आवश्यकता, तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण, औद्योगिकरण जल की तंगी को और बढ़ाएंगे। ठीक, भारत के संविधान के अनुसार राज्यों के बीच नदियों के विनियमन को छोड़कर जल राज्य का विषय है, केंद्र का नहीं। इसके विभिन्न हितधारियों को आपस में होड़ लेती मांगों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने की कुंजी इस बारे में है कि द्रोणी पर आधारित रीति से संगठित क्षेत्रों के और राज्यों के बीच जल का बंटवारा किया जाए। उन्हें जल का उचित भाग देने के लिए इन सब वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर आकलन किया जाना आवश्यक है कि नदी द्रोणी की क्या विशेषताएं हैं, उस पर कितनी बड़ी जनसंख्या निर्भर है, जल का वर्तमान उपयोग क्या है, कितना दक्षतापूर्ण उपयोग किया जा रहा है, भविष्य में कितने उपयोग की आवश्यकता होगी आदि, और साथ साथ नदी और जल की पर्यावरणीय जरूरतों को भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ देखो कहीं भी इस तरीके की हमें चीज़ देखने को नहीं मिल रही है कि कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों को भी जल की मांग कम की जानी चाहिए। और ये मतलब कोई तात्कालिक कार्रवाई नहीं है। अगर हमें मान लो कम करेंगे तो एक लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ पॉलिसी बनानी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन भी अपने आप गलत हो गया और ये नहरें बनाए जाने वाली ऐसी कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हम मतलब कह सकते हैं कि एक व्यवहारिक भी है, विधिक भी है, नीतिपरक, और कहीं ना कहीं जो हमसे डिमांड की गई थी कि तात्कालिक कार्रवाई, मतलब हम एक ढांचा ऐसा बना सकते हैं कि जल के बंटवारे को लेकर के हमारे पास किस तरीके की नीति होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन हम यहाँ से इस तरीके से मतलब चुन सकते हैं। और अब हम इसी तरीके से अगला पैसेज देखते हैं। आप देखो कि शिक्षा प्रणाली को मतलब हमसे ये पूछा है कि कौन सा एक सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है परिक्षेत्र के निहितार्थ को। ठीक है, चलो देखो, शिक्षा प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में अवश्य सुदृढ़ किया जाना चाहिए। ठीक है, चलो हमने कहा ये ठीक है। अगला पढ़ते हैं। कौशल विकास कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर और प्रभावी कार्यान्वयन आज के वक्त की ज़रूरत है तो ठीक। आर्थिक विकास के लिए केवल कौशल युक्त कामगारों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। देखो केवल आया मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। केवल हम अगर ये कहें कि कौशल युक्त कामगारों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, मतलब कई और ऐसे पक्ष हो सकते हैं जिन पे हम ध्यान मतलब देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये कथन जो है वो एक्सट्रीम है और इस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखो, जिस तीव्र आर्थिक समृद्धि की हमें अपेक्षा है उसके लिए लोगों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये 3 ऑप्शन हैं जिनके बारे में हम एकदम अभी श्योर नहीं है, लेकिन अब हम जो हमें दिया गया है पैसेज उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो आप लोग मतलब एक बार तेज़ी से आप इसको पढ़ो और मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। मान लो आपके पास 10 मिनट बचे हैं और आपको जो है 10 पैसे सॉल्व करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो उस कंडीशन में। या तो आप सीधे ऑप्शंस में से चुनो, ठीक है, अगर आप ऑप्शंस में से नहीं चुनना चाहते हो तो आधा जो पैसेज है उसको पढ़ने की कोशिश करो। देखो यहाँ से पढ़ते हैं। किंतु आज जितनी महत्वपूर्ण उत्पादकता की हानि है, भविष्य में होने वाली क्षमता की हानि उतनी ही महत्वपूर्ण है। उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। यह दिनों दिन अधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि कुपोषित भारतीय बच्चे संज्ञानात्मक योग्यता के अनेक मापनों पर अपने साथ के भली भांति सुपोषित बच्चों की तुलना में 2 या 3 गुना कम निष्पादन करते हैं, है ना। मतलब अगर कुपोषण का शिकार है तो जो संज्ञानात्मक योग्यता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है नकारात्मक रूप से। उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाता है। ठीक, एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जो अत्यधिक कुशल कामगारों पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर होगी, ठीक है, इससे एक महत्वपूर्ण चुनौती सामने आती है। और भारत के जनांकीय दृष्टिकोण से यह एक ऐसी चुनौती है जिससे वास्तव में निपटना चाहिए। अब आप देखो, मतलब सब कुछ कहा गया, लेकिन ऐसा मतलब कहीं ने कहा गया कि शिक्षा प्रणाली को जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अवश्य सुदृढ़ करना चाहिए, है ना। तो सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित तो नहीं करेगा ये वाला ऑप्शन जो हमने कहा था कि देखते हैं, विचार करते हैं। कौशल विकास का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर और प्रभावी कार्यान्वयन आज के वक्त की ज़रूरत तो है बिल्कुल इसमें, ठीक है, लेकिन ये सर्वोत्तम निहितार्थ नहीं है इस पैसेज का। हमारे पास क्या है कि हम जिस तीव्र आर्थिक समृद्धि की अपेक्षा कर रहे हैं उसके लिए लोगों के स्वास्थ्य और सुपोषण, मतलब इन दोनों पे ही जब हम ध्यान देंगे तो हमारे पास जो एक वर्कफोर्स आएगा वो कहीं ना कहीं कार्यकुशल होने की संभावना बढ़ेगी। तो ये जो है सर्वोत्तम निहितार्थ है। अगर आप पूरा पैसेज पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक, तो हम अगले पे चलते हैं।
देखो ये है, इसमें आपसे क्या कह के इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त सर्वाधिक युक्तियुक्त और तर्कसंगत संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन और दुष्प्रभावों को कम करने की कार्रवाई आधारभूत रूप से सरकार के दायित्व है। मतलब सरकार एक स्टेक होल्डर है, उसमें इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम ये कहें कि ये जो है सबसे युक्तियुक्त और तर्कसंगत संदेश हो, तो ये कहीं ना कहीं संभावना नहीं बनेगी। और आप अगर सीसेट के कॉम्प्रिहेंशन पिछले कई सालों के सॉल्व करते आ रहे हो, तो इस तरीके का जो एक पक्षीय मत होता है वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल कहोगे कि ये जो है सर्वोत्तम संदेश तो नहीं होगा इस वाले पैसेज का। ठीक, आगे देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण देश में भू उपयोग प्रतिरूपों के संबंध में सरकारी नीतियों में परिवर्तन होता है। हाँ होता है, लेकिन ये संदेश होगा नहीं, ये हमें नहीं पता। आगे देखते हैं। किसानों के जोखिम प्रत्यक्षण उन्हें अनुकूलन के निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो हमने कहा इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। चूँकि दुष्प्रभावों को कम करना संभव नहीं है, मतलब ये चीज़ देखो फिर से एक्सट्रीम चीज़ आ गई। सरकारों को चाहिए जलवायु परिवर्तन के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया हेतु नीतियाँ सामने लाएं। अब हमारे पास देखो दो ऑप्शन बचे, बी और सी। अब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो देखो आप जो है पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको कोशिश ये करता हूँ कि आप कम टाइम में, जब कम टाइम बचा हो, तो आप किस तरीके से सही ऑप्शंस के करीब पहुँच सकते हो। देखो हम देखते हैं। देखो यहाँ से पढ़ते हैं। दूसरा समाधान यह है कि एक सुनियोजित और नीति निर्देशित अनुकूलन किया जाए। ठीक, इसके लिए जरूरी होगा सरकार की तरफ से नीतिपरक अनुशंसाएं लाई जाएं। अनुकूलन के लिए परसेप्शन एक पूर्व शर्त है। परसेप्शन, ठीक है। किसान जलवायु परिवर्तन के अनुरूप कृषि प्रथाओं को अपना रहे हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर है कि इसका प्रत्यक्षण हो रहा है या नहीं। ठीक है, अब देखो जोखिम प्रत्यक्षण की बात हो रही थी। तथापि यह हमेशा अनुकूलन के लिए पर्याप्त नहीं होता। महत्वपूर्ण यह है कि कोई किसान जलवायु परिवर्तन के साथ जुड़े जोखिमों को किस तरह देखता है। तो आप देखोगे कि भू उपयोग प्रतिरूपों के संबंध में सरकारी नीतियों में परिवर्तन की ऐसी कोई बात मतलब यहाँ तो की नहीं गई है, और ऊपर भी आप पढ़ोगे तो ऐसी कोई बात आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट करोगे और आपका आंसर सी निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो ये, अब देखो इस तरीके के जो पैसेज है ना, आपको ढूंढ के रखने हैं कि मान लो आखिरी के 2 मिनट बचे हैं, तो आपको बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। आपको इस तरीके के पैसेज बिल्कुल नज़र में रखने हैं कि आप जो है सॉल्व कर पाओ। बहुत छोटे हैं और आप मतलब 1 मिनट में आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो सकता है ऑप्शंस ऐसे दिए जाएँ कि आपके तीनों एलिमिनेट हो जाएँ, तो और मतलब आसान हो जाएगा। लेकिन आपको अगर पढ़ना ही पड़ जाए तो ये बहुत छोटे पैसेज हैं और आसानी से आप जो है इसको कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आप हम सीधे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। और हमसे कहा गया है कि लेखक द्वारा व्यक्त निर्णायक संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ठीक, देखते हैं। जो व्यवसाय उत्सर्जन करते हैं, ज़रूरत है कि या तो वे बंद हो जाएं या भविष्य में प्रदूषण की कीमत चुकाएं। मतलब ऐसा सबसे निर्णायक संदेश तो नहीं हो सकता। एकमात्र हल ये है, मतलब एकमात्र आ गया तो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम वर्ड है, इसको हटा दो। जब तक प्रौद्योगिकी में सुधार न आए तब तक कार्बन उत्सर्जन से निपटने की प्रतीक्षा करते रहना बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति नहीं है। हाँ, ये मतलब ऐसा है बिल्कुल एक मतलब जो यूपीएससी की भाषा है उसके हिसाब से एक सेफ अप्रोच है कि स्टेटमेंट ठीक लग रहा है। अगला बढ़ते हैं। चूँकि भविष्य का प्रौद्योगिकी परिवर्तन अनिश्चित है, नए उद्योगों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित किया जाना चाहिए। नए उद्योगों को, लेकिन पुरानों के बारे में क्या होगा ये हमें नहीं पता। लेकिन जो नए उद्योग हैं तो कह रहे हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित होना चाहिए। अब हम जल्दी से पैसेज पढ़ते हैं, है ना। तो मतलब हम कोशिश, अब इसमें तो देखो मतलब आधा पैसेज क्या, ये आधे के बराबर ही है, तो हम जल्दी से इसको पढ़ते हैं और आप पढ़ो। देखो, जो उत्सर्जन मनुष्य वर्तमान समय में वायुमंडल में डालते हैं वे जलवायु को इस सदी के मध्य में और उसके आगे प्रभावित करेंगे। इसी बीच प्रौद्योगिकी परिवर्तन द्वारा भविष्य में जीवाश्म ईंधन से अलग विकल्प सस्ता हो सकता है या शायद न हो। ठीक, जिससे दुनिया के पास यही भयावह विकल्प रह जाएगा कि या तो भारी लागत पर तेज़ी से उत्सर्जन कम किया जाए या ज्यों के त्यों तापमान के दुष्प्रभाव से पीड़ित होते रहें।
जो व्यवसाय अनिश्चित परिणामों के खतरों से बचाव नहीं करते वे विफल हो जाते हैं। विश्व जलवायु परिवर्तन के बारे में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक, तो देखो यहाँ कहीं भी जो है नए उद्योगों, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित किए जाने वाली कोई ऐसी बात नहीं की गई है। मतलब उसमें यही कह रहे हैं कि हम जो हमारे पास मतलब जो व्यवसाय हैं अनिश्चित परिणामों के खतरों से बचाव नहीं कर रहे। मतलब जो जीवाश्म ईंधन है कहीं ना कहीं वो कोशिश करें कि एक सस्ता विकल्प ढूंढने की कोशिश करें, और उसके लिए ये होगा कि हम टेक्नोलॉजी आज से 20 साल बाद हमारे पास आएगी नहीं आएगी, तब तक हम लगातार वेट करते रहे, तो कहीं ना कहीं एक बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति ये नहीं मानी जाएगी। तो ये ऑप्शन जो है वो जो सर्वाधिक निर्णायक संदेश तक हमें पहुंचाता है, तो इस तरीके से आप जो है ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। और इस बीच में आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि आपके एक दो पैसेज गलत हो सकते हैं, लेकिन जो यहाँ से आपको नेट गेन होगा वो आपको जो है एग्ज़ाम में बहुत बड़ी लीड देगा। और जो जैसा पिछली बार का पेपर आया था तो उसमें जिन्होंने कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत ज़्यादा बल दिया उन लोगों का सी सेट आसानी से निकल गया। ठीक है, तो अब देखो सर्वाधिक इसमें पूछा है कि तार्किक पूर्व धारणा को सर्वोत्तम रूप से उपलक्षित करता है। ठीक है, तो पूर्व धारणा बेसिकली ये है कि एक पैसेज लिखा गया है, तो अब पहले से एक कोई परसेप्शन था जिसने पैसेज ये लिखा है, तो उस कहीं ना कहीं परसेप्शन को पकड़ने की आपको कोशिश करनी है। और बेसिकली जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप बस इतना देखो कि एक मर्म वाली बात, मतलब घुमा फिरा के आपको लगेगा कि उस पैसेज में जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वो मर्म के रूप में है या नहीं। बस इतना अगर आप खोज लोगे तो भी आपका इसका सटीक आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सीधे हम पहले ऑप्शंस में से एलिमिनेशन के थ्रू एक या दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन जैसे भी हमारे पास कथन दिए हुए हैं उस हिसाब से हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। हमें संभवतः रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है, हो सकता है। हमारी पर्यावरणीय और लोक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करना सरकार का काम है। देखो पीछे भी अभी एक पैसेज सॉल्व किया था, उसमें भी इस तरीके का ऑप्शन था। तो ऐसे कथन आमतौर पर गलत निकलेंगे। मतलब आप किसी भी तरीके के डाउट में मत रहना, इस ऐसा ऑप्शन दिखे आप जो है उसको तुरंत एलिमिनेट कर देना। स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है भले ही पर्यावरणीय समस्याओं पर ध्यान न दिया जाए, बिल्कुल एक गलत चीज़ है। मतलब एक आपने देखा होगा वन हेल्थ वाला कॉन्सेप्ट भी आ रहा है जिसमें पर्यावरण भी एक अनिवार्य घटक है। तो आप ऐसे सोचोगे जीएस पढ़ के भी तो भी ये ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं व्यवहारिक नहीं लगता है। पारंपरिक जीवन शैली के लोग और पाश्चात्य मूल्यों के प्रभाव से जीवन जीने के कतिपय अस्वास्थ्यकर तौर तरीके विकसित हो गए हैं। चलो मान लेते हैं हमें अब इन दो ऑप्शन में से कोई एक चुनना है। अब हम पैसेज को पढ़ते हैं। ठीक है, देखो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पर्यावरणीय समस्याओं से जन्म लेती हैं, कम हो सकती हैं, किंतु इस विचार को अपनाना लगभग असंभव लगता है। पर्यावरणीय समस्याओं के व्यक्तिगत प्रयास नगण्य प्रभाव वाले प्रतीत होते हैं, इसलिए जड़ता क्यों ले जाते हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य के विषय में व्यक्तिगत विकल्प चयन वस्तुतः जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क ला सकते हैं। तथापि कुछ एक को छोड़कर अपने विकल्पों को चुनने में ही सामूहिक अकर्मण्यता ही दिखाई देती है। तो देखो आप ये सोचो कि यहाँ पारंपरिक जीवन शैली के लोप और पाश्चात्य मूल्यों के प्रभाव से, मतलब ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट इस पूरे मतलब पैसेज में आपको देखने को नहीं मिल रहा है कि मतलब कहीं भी किसी एक खास किस्म की ना जीवन शैली की तुलना कर ली होगी पारंपरिक और पाश्चात्य मूल्य। तो ऐसा ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं आप एलिमिनेट करोगे। और अब इसके बाद आपके पास जो एक ऑप्शन बचेगा वो है ऑप्शन ए, है ना। तो ठीक है, 12 के बाद हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इस मर्म को आप इस जो परिच्छेद का मर्म है कौन सा कथन उसको सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो हम ऑप्शन देखते हैं कि क्या हम कुछ एलिमिनेट कर पाएंगे या फिर नहीं। तो यहाँ ए ऑप्शन है वो कहता है कि सार्वभौम बुनियादी आय योजना को गरीबी उन्मूलन के एक तरीके के रूप में दुनिया भर में कार्यान्वित किया जाना चाहिए। मतलब यूनिवर्सल बेसिक इनकम पूरी दुनिया में जो है कहीं भी गरीबी है उसको उन्मूलन के एक तरीके के रूप में कार्यान्वित किया जाना चाहिए। देखते हैं आगे। हमें खाद्य आधारित पोषण को अपने नीति विषयक विचार विमर्श के केंद्र में रखना चाहिए। ये यूपीएससी की जो बैलेंस करने वाली एक टोन है कहीं ना कहीं उससे मैच खाता हुआ कथन है।
उपयुक्त आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों के जनन द्वारा खाद्य पदार्थ का पोषण स्तर समुन्नत किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के बारे में ये बात कर रहा है। आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर हमें खाद्य वस्तुओं में अपेक्षित पोषक तत्वों को शामिल कर उन्हें पुष्ट करना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मर्म जो है मिलेगा कैसे। मतलब इसके लिए हम कोशिश ये करेंगे कि पूरा पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े। देखते हैं क्या आधे पैराग्राफ से हमारी वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पा रही है या फिर नहीं। अन्य लोगों के लिए समस्या पौष्टिक भोजन तक सीमित पहुंच अथवा पहुंच की गुंजाइश न होने की है, जिससे एक रस खान पान बन जाता है जो उनके पूर्ण विकास के लिए आवश्यक दैनिक पोषक तत्व प्रदान नहीं करता। दुनिया भर में पोषण पर खतरा होने का कारण आंशिक रूप से यह है कि हमारी खाद्य पद्धतियाँ समुचित रूप से हमारी पोषण ज़रूरतों के अनुरूप नहीं हैं। खेत से थाली तक के लंबे सफ़र में चिंताजनक विचलन हो रहे हैं। ठीक है, मतलब आप देखो कहीं भी इस तरीके की बात तो नहीं की जा रही है। जो मेन मुद्दा है वो आहार का है ना। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी ऐसी तो कोई चीज़ हमें मिली नहीं। ठीक है, जो आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ज़रिए से खाद्य पदार्थ का पोषण समुन्नत किया जाना चाहिए, तो ऐसी कोई चीज़ हमें मतलब ऊपर भी पैराग्राफ में नहीं है ना। और यहाँ भी हमें ऐसी कोई गुंजाइश तो मिली नहीं कि इस विकल्प को हम ठीक करें। ठीक है, और कहीं भी जो है आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके अपेक्षित पोषक तत्वों को शामिल कर उन्हें पुष्ट करना चाहिए। मतलब ये ऐसा नहीं है कि विकल्प जो है एकदम गलत है, लेकिन मुद्दा ये है कि जब हमारे पास बी और डी बचते हैं तो इन दोनों में जो सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करेगा वो ऑप्शन दरअसल डी नहीं है बल्कि बी है। खाद्य आधारित पोषण को अपनी नीति विषयक विचार विमर्श के केंद्र में रखना चाहिए, है ना। मतलब एक बात है जो बहुत कोई गहरा अर्थ निकलता है इस बात का। तो ये कहीं ना कहीं एक पक्षी नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं जो आपका विकल्प डी है वो विकल्प बी में ऑटोमेटिकली शामिल सा दिखता है ना। तो अगर हम ये कहें कि सर्वोत्तम विकल्प अगर हमें चुनना हो तो कहीं ना कहीं हम विकल्प बी के साथ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ सही आंसर तक पहुँच सकते थे। अब हम अगले कथन पे अगला जो कॉम्प्रिहेंशन है वहाँ चलते हैं। तो आप देखो यहाँ आपसे पूछा है तर्कसंगत निहितार्थ। मतलब निहितार्थ, मर्म, सर्वाधिक निर्णायक संदेश, इस तरीके की जब बातें आएंगी तो मतलब कोई ना आपको एक डीप मैसेज होगा। मतलब आपको पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कोई एक गहरी बात कही गई है। जैसे आप देखो, प्रदूषण कम करने के लिए वाहनों पर मनमाने नियंत्रण को कार्यान्वित करना मुश्किल है। एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कह सकते हैं कि एक गलत होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। तुरंत सूझे तरीके से की गई प्रतिक्रियाओं से प्रदूषण की समस्या हल नहीं हो सकती, बल्कि साक्ष्य आधारित उपागम अधिक प्रभावशाली होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवधिक प्रदूषण जांच के बिना गाड़ी चलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये कोई निहितार्थ जो है इतना सीमित मतलब अर्थ निकलेगा। ठीक है, प्रदूषण की समस्याओं का सामना करने के कानून के अभाव में प्रशासन की प्रवृत्ति मनमाने निर्णय लेने की होती है। ये भी कहीं ना कहीं बहुत सीमित अर्थ की बात कर रहा है। मतलब हम बी तक पहुंच गए, लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या जो हमने विकल्प चुना है वो ठीक है या नहीं। और आप मतलब जब आपके पास समय नहीं हो तो फिर आपको ये कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो कहीं ना कहीं आप आधा या उससे कुछ ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन पे नज़र मतलब ज़रूर डालें, ताकि आप एकदम श्योर हो जाएं कि आपने जो विकल्प चुना है वो एकदम ठीक है। देखो हम यहाँ से पढ़ते हैं कि इसके विपरीत पेट्रोल इंजनों की तुलना में डीजल और सीएनजी इंजन दोनों अधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx उत्सर्जित करते हैं। किसी ने भी सीएनजी इंजनों से उत्सर्जित हो रहे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के परिमाण को नापा नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास साक्ष्यों का अभाव है। ठीक है, जो वाहन अनिवार्य दुरुस्ती परीक्षण और आवधिक प्रदूषण परीक्षण से पारित हो चुके हैं उन पर मनमाना प्रतिबंध लगाना अनुचित है। आवश्यकता इस बात की है प्रदूषकों के स्रोतों के बारे में वैज्ञानिक और विश्वसनीय सूचना, मतलब ये कहीं ना कहीं साक्ष्य आधारित उपागम हमारे पास होना चाहिए।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब आप श्योर हो सकते हो कि ऑप्शन जो बी आपने चुना है वो एकदम ठीक है। इसी तरीके से अब आप अगला देखो। देखो हमसे ये पूछा है कि युक्त अनुमान सर्वोत्तम रूप से कौन सा कथन प्रतिबिंबित करता है। ठीक, सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं। अपने अच्छे बाह्य वित्त पोषण तक पहुंच सुनिश्चित करना विश्व भर में देशों का महत्वपूर्ण एजेंडा है। ठीक, हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा। सुचारू निगम शासन प्रतिष्ठानों की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। मतलब कथन गलत नहीं है, अगर कॉरपोरेट गवर्नेंस और गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस है कहीं पे तो उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। मतलब ये कथन जो है वो ठीक लग रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रतिष्ठान अच्छा निगम शासन बनाए रखें। देखते हैं आगे। सुचारू निगम शासन मजबूत पूर्ति श्रृंखला को सुकर बनाता है ना। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ कॉरपोरेट गवर्नेंस और यहाँ कॉरपोरेट गवर्नेंस, दो कथनों में कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात की गई है और यहाँ आपकी सप्लाई चेन। तो अब देखते हैं कि सबसे युक्त अनुमान कॉम्प्रिहेंशन के आधार पे कौन सा होगा। तो आप देखो, कॉरपोरेट गवर्नेंस संरचनाएं कंपनियों को उत्तरदायित्व तो नियंत्रण उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। एक आधारभूत कारण कि निगम शासन क्यों पूरे विश्व में आर्थिक राजनीतिक एजेंडे की ओर उन्मुख हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में त्वरित समृद्धि। मतलब पूंजी बाजारों में जिस तरीके से ग्रोथ हुई है उसकी वजह से जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है उसका एक आर्थिक और राजनीतिक एजेंडा सामने आया है और वो चीज़ हमें जो है कॉरपोरेट गवर्नेंस में देखने को मिलती है। प्रभावी निगम शासन प्रतिष्ठानों के लिए बाह्य वित्त पोषण की ओर पहुंच को बढ़ाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत अधिक निवेश। मतलब अगर कॉरपोरेट गवर्नेंस नहीं, प्रभावी कॉरपोरेट गवर्नेंस, ठीक है, मतलब अगर कॉरपोरेट गवर्नेंस अच्छा है तो वित्त पोषण की ओर पहुंच बढ़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक निवेश, उच्चतर समृद्धि और रोजगार होते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो जो ए स्टेटमेंट है, मतलब आप ये लाइन भी पढ़ोगे तो कहीं भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि विश्व भर में देशों का महत्वपूर्ण एजेंडा जो है वो अच्छे बाह्य वित्त पोषण तक पहुंच सुनिश्चित करना है। पूंजी बाजार यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिष्ठान अच्छा निगम शासन बनाए रखें। तो ऐसा मतलब नहीं है, बल्कि यहाँ पर यह है कि अगर अच्छा निगम शासन होगा तो कहीं ना कहीं पूंजी बाजार और जो वित्त पोषण तक पहुँचे वो बेहतर तरीके से सुनिश्चित कर पाएगा कॉरपोरेट गवर्नेंस की वजह से। कहीं भी आपकी सप्लाई चेन की बात नहीं कही गई है। तो ऑप्शन बी जो है वो सर्वाधिक युक्त अनुमान है कि अगर कॉरपोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठानों की विश्वसनीयता बढ़ेगी और उसकी वजह से उन्हें वित्त पोषण तक पहुंच भी सुनिश्चित हो पाएगी। ग्रोथ, रोजगार, निवेश, ये सभी चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगी। अगर कॉरपोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा तो प्रतिष्ठानों की विश्वसनीयता बढ़ेगी। तो ये सभी पक्ष जो है इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऑप्शन बी तक पहुँच सकते थे। इसी तरीके से अब हम अगला देखते हैं। जैसे आप ये देखो, इसमें पूछा है तर्कसंगत अनुमान। ठीक है, देखो, ये आवश्यक है कि हाथियों का निवास क्षेत्र समृद्ध जैव विविधता वाला सुविस्तृत क्षेत्र हो। आवश्यक है, तो वैसे ये आप कह सकते हो कि एकदम सटीक तो नहीं लग रहा है। ये हाथी की स्टोन प्रजाति है और वे जैव विविधता को लाभ पहुंचाते हैं। हाँ, ये सही होने के चांसेस हैं। वनों में समृद्ध जैव विविधता हाथियों की मौजूदगी के बिना नहीं बनाई रखी जा सकती। देखो, जैसे ये नहीं वर्ड आएगा ना तो ज़्यादातर स्टेटमेंट गलत होने की संभावना अपने आप बढ़ जाएगी। और इस चीज़ को हम जैसे जैसे आगे कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे इस चीज़ को हम देखेंगे कि जो नहीं वाले स्टेटमेंट है मोस्टली गलत होंगे। एक दो एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मोस्टली आप देखोगे कि नहीं जिन कथनों में आएगा वो चीज़ें गलत निकलेंगी। हाथियों में क्षमता होती है कि अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रजातियों वाले वनों को फिर से बना लें। अपनी आवश्यकता के अनुरूप, कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट एक गलत लग रहा है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी जो है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बात को कह रहा है और हम इसको पढ़ेंगे। तो देखो, आप यहाँ से आप पढ़ो, हाथी पादप फल और बीज खाते हैं। आने जाने के दौरान चलते हुए मलत्याग के साथ इन बीजों का प्रसार करते जाते हैं। हाथी का गोबर पादपों पशुओं के लिए पोषण प्रदान करता है, कीटों के लिए प्रजनन स्थल की तरह काम करता है। सूखा पड़ने के समय ये धरती में गड्ढे खोदकर जल तक पहुँच बनाते हैं जो दूसरे वन्य जीवों को लाभ पहुँचाता है। तो कहीं ना कहीं ये सभी जो
गुण हैं ये कीस्टोन स्पीसीज वाले हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट भी है वो एक होलिस्टिक अनुमान लेकर के चल रहा है, और ये स्टेटमेंट बाकी सभी स्टेटमेंट की तुलना में बेहतर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बी ऑप्शन को चुन सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला हम देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 31, इसमें आपको पूर्व धारणाएँ दी गई हैं। कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हमें कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना ना पड़े, क्या हम सही विकल्प तक पहुँच पाएंगे या फिर नहीं, देखते हैं। नगरीय अपशिष्ट का संग्रहण, प्रसंस्करण और पृथक्करण सरकारी एजेंसियों के पास होना चाहिए। देखो पूर्व धारणा का सीधा मतलब ये है कि कोई एक विचार मन में था, उस विचार के आधार पर कोई एक जैसे इस तरीके से ये पैसेज लिख दिया गया है तो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर दिया गया है। तो अब आप ऐसा सोच सकते हो कि सरकारी एजेंसियों के पास ही होना चाहिए नगरीय अपशिष्ट का संग्रहण, प्रसंस्करण, पृथक्करण। तो कहीं ना कहीं आप ये भी अनुमान लगाओ कि सरकारी एजेंसियों की जो एक वित्तीय क्षमताएं हैं वो कहीं ना कहीं सीमित हैं। उनकी मैन पावर को लेकर के आमतौर पे समस्याएं देखी गई। तो कहीं ना कहीं ये पूर्व धारणा एक आयामी सी लगती है और ये गलत होने की संभावना है। अब देखो, संसाधन पुनर्प्राप्ति पुनर्चक्रण को प्रौद्योगिकी आगतों की अपेक्षा होती है जिन्हें निजी क्षेत्र के उद्यम सर्वोत्तम रूप से, है ना, ये बहुत ही हार्ड स्टेटमेंट है। तो ऐसे स्टेटमेंट आपको जहाँ कहीं भी देखने को मिलेंगे तो आप उनको गलत कर सकते हो। तो इस तरीके से आपसे पूछा है कि कौन सी पूर्व धारणाएं सही हैं, तो इसमें दोनों ही गलत हैं। तो हम कहेंगे कि ना तो एक ना ही दो। तो हमें यहाँ पे देखो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना भी नहीं पड़ा और यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ गया। अब इसी कॉम्प्रिहेंशन का जो दूसरा एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपसे मर्म पूछा है कि कौन सा मर्म मतलब इन कथनों में से कौन सा कथन इस कॉम्प्रिहेंशन के मर्म को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है। तो देखो, नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा का जनन महंगा नहीं है। देखो ये हम कह नहीं सकते महंगा नहीं है ना। मतलब अगर सॉलिड वेस्ट है तो कहीं ना कहीं आपको उसका सेग्रीगेशन भी करना पड़ेगा, नई मशीनरी चाहिए होगी, टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। तो हम कह नहीं सकते कि जनन जो है वो महंगा नहीं है, सस्ता है। महंगा भी हो सकता है। ठीक है, जैव मैथेनन नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा के जनन का सर्वाधिक आदर्श तरीका है। मतलब लगभग आप देखो, यहाँ जिस तरीके से सर्वोत्तम की बात हो रही थी वहाँ भी ये कह रहे हैं कि सर्वाधिक आदर्श। तो इस स्टेटमेंट को हम गलत कर सकते हैं, ये वाला पहले गलत हो गया। तो दो एलिमिनेट हो गए। अब अगला देखते हैं, नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की सफलता को सुनिश्चित करने में पहला कदम है ना। ये स्टेटमेंट ठीक लग रहा है कि अगर आप जो सॉलिड वेस्ट है उसमें पहला स्टेप ये है कि आप सेग्रीगेट कर दो। मतलब कौन सा ऐसा वेस्ट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो जैव निम्नीकरण वाली जो तकनीकी है उसके जरिए से अपघटित हो सकता है, किसके लिए हमें दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं ये एक पहला स्टेप है। अगर हमें अपशिष्ट से ऊर्जा बनानी है तो सेग्रीगेशन जो है वो होना चाहिए। भारत के नगरीय ठोस अपशिष्ट का जैव निम्नीकरणीय घटक अपशिष्ट से ऊर्जा दक्ष या प्रभावी रूप से उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। देखो, नहीं वाले स्टेटमेंट फिर से आया तो ये ऑटोमेटिकली गलत होने की इसमें टेंडेंसी आपको दिखेगी। अगर आप लगातार कॉम्प्रिहेंशन पिछले कई सालों के सॉल्व करोगे तो आप इस चीज़ को समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव दिख रहा है। और आप देखो, अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो आप एक बार कॉम्प्रिहेंशन पे नज़र डाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में भारत में नगरीय अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण दुर्लभ है ना। तो देखो कहीं ना कहीं जो सी स्टेटमेंट है वो यहाँ से मिलता जुलता दिख रहा है। और 3/4 से अधिक बजट अंश संग्रहण परिवहन में चला जाता है, जिससे प्रसंस्करण, संसाधन, पुनर्प्राप्ति, निपटान के लिए अत्यंत कम अंश बचता है। ठीक, अपशिष्ट से ऊर्जा कहाँ उपयुक्त जगह पाती है? पृथक्करण, संग्रहण, पुनर्चक्रण के पश्चात भराव में जाने से पहले उपयुक्त जगह पाती है। कौन सी प्रौद्योगिकी सर्वाधिक उपयुक्त है, इस पर निर्भर करेगा अपशिष्ट में क्या है, उसका कैलोरी मान क्या है। मतलब कहीं ना कहीं आप देखो, इस बात की जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि अगर सेग्रीगेशन होगा तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा जो वेस्ट का पार्ट है, वेस्ट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो बायोडिग्रेडेबल है और कौन सा जो है नहीं है। ठीक है, जैव निम्नीकरण घटक 50% से किंचित मात्र ज़्यादा जैव मैथेनन से इसके प्रसंस्करण के लिए एक बड़ा हल मिल सकता है। तो अब देखो, सर्वाधिक आदर्श तरीका तो नहीं है, बस ये है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा हल मिलने वाली बात कही जा रही थी। तो आप जब पढ़ोगे तो भी आप ऑप्शन सी मतलब चुन सकते हो।
ठीक है, अब देखो हम अगला देखते हैं। इसमें आपसे पूर्व धारणा पूछिए, जैविक खेती अंतर्निहित रूप से किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए असुरक्षित है ना। ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ है कि दोनों के लिए असुरक्षित कैसे हो सकती है ना। कुछ ऐसे पक्ष होंगे जो किसानों के लिए असुरक्षा की भावना पैदा कर सकते हैं, जैसे जैविक खेती में अगर आपने जीएस में पढ़ा होगा तो स्टार्टिंग में जो परिणाम हैं वो कहीं ना कहीं धीमी गति से मिलते हैं, तो उसमें किसानों को थोड़ी सी वित्तीय हानि हो सकती है। लेकिन उपभोक्ता कहीं ना कहीं प्रेफर करते हैं कि ऐसे उत्पादों को वो कंज्यूम करें जो जैविक खेती के माध्यम से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक गलत पूर्व धारणा लग रही थी। किसानों और उपभोक्ताओं को पर्यावरण हितैषी खाद्य पदार्थ के बारे में शिक्षित होने की ज़रूरत है। ये स्टेटमेंट ठीक है ना। कौन सी सही है? तो ऑप्शन बी, मतलब आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़े बिना भी इसको लगा सकते हो। अब आप एक बार अगर चाहो तो आप पढ़ के देख सकते हो, लेकिन आप देखो इसमें क्या है, जैविक खेती अंतर्निहित रूप से अपेक्षाकृत सुरक्षित और स्वास्थ्यकर है ऐसा दावा किया जाता है। मतलब कहीं भी इस तरीके की आप पूरी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे तो आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि असुरक्षा की बात की गई हो। तो इस तरीके से आप इसको एलिमिनेशन के थ्रू आसानी से कर सकते थे। अब देखो सबसे व्यवहारिक संदेश की बात इसमें कर रहे हैं, देखते हैं हम कितने ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे। भारत में जैविक खेती को पारंपरिक खेती के स्थानापन्न के रूप में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। देखो नहीं वाले स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखो गलत होते जा रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों के लिए कोई सुरक्षित जैविक विकल्प नहीं है, फिर से गलत हुआ। भारत में किसानों को उनकी जैविक खेती को धारणीय बनाने के लिए दिशा निर्देशन और सहायता की ज़रूरत है। व्यवहारिक संदेश पूछा है, तो कहीं ना कहीं संदेश जो है वो एक डीप मैसेज के साथ आएगा, मतलब एक उसमें गहरी बात होगी। कोई भी एक पक्षीय आपको विचार विमर्श या ऐसी कोई बात उसमें देखने को नहीं मिलेगी। जैविक खेती का लक्ष्य ढेर सारा लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी इसके उत्पादों के लिए कोई वैश्विक बाजार नहीं है। नहीं वाला स्टेटमेंट देखो आप, 3 स्टेटमेंट में नहीं था, तीनों निकल गए। आपके पास ऑटोमेटिकली ऑप्शन सी बचता है जो कि करेक्ट है। ठीक है, अब हम देखो ये इस तरीके की कौन सी पूर्व धारणाएं वैध हैं। तो अब देखो इसमें हम कितने ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं। देखो सतत विकास लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के लिए और भुखमरी को पूरी तरह मिटाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक धान्य कृषि प्रथाएं अपरिहार्य हैं, भले ही इनसे कुपोषण का समाधान ना हो। मतलब ये तो एकदम गलत सी पूर्व धारणा है। आप इसमें पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो आपके पास ये 2 बचे और इसमें इसका मतलब है और जो कथन 3 है वो ठीक है। तब आपको ये देखना है कि अब 2 ठीक होगा या फिर 4 ठीक होगा। तो हम 2 पढ़ते हैं। कुछ ही फसलों पर निर्भरता से मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नकारात्मक परिणाम होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वर्तमान एक धान्य कृषि प्रथाओं के लिए किसान अनेक तरीकों से सब्सिडी और सरकार द्वारा अनाजों के लिए दी जाने वाली लाभप्रद कीमतें प्राप्त करते हैं, इसलिए वे फसल विविधता पर विचार करने के लिए प्रवृत्त नहीं होते। मतलब एक नहीं वाला भी इसमें सेंस है। दूसरा ये है कि सब्सिडी और लाभप्रद मूल्यों की बात करिए, तो हम एक बार देख लेते हैं कि क्या ऐसी कोई बात इस कॉम्प्रिहेंशन में कही गई या फिर नहीं। देखो भारत में खाद्य उपयोग के स्वरूप पर्याप्त रूप से बदल गए कुछ दशकों में, कि ज्वार बाजरा जैसे पोषक खाद्य पदार्थ लुप्त हो गए। हालांकि स्वतंत्रता के बाद से अब तक खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है, फिर भी इससे कुपोषण की समस्या का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं हुआ। लंबे समय तक कृषि क्षेत्र का ध्यान खाद्यान्न, विशेषकर प्रधान खाद्यान्न, ठीक है, के उत्पादन में वृद्धि पर रहा। मतलब उत्पादन में वृद्धि हुई जो प्रधान खाद्यान्न थे, लेकिन कारण कहीं नहीं दिया गया कि एमएसपी दे रही थी सरकार या कोई और दूसरे तरीके के लाभ दे रही थी। जब ये खाद्यान्न का उत्पादन मतलब बढ़ गया तो हुआ क्या कि देसी पारंपरिक फसलों, अनाजों, अन्य सब्जियों, फलों के उत्पादन उपभोग में कमी आई। इस प्रक्रिया में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रभावित हुई, है ना। तो आप देखो कहीं भी जो है एमएसपी और इस तरीके की सब्सिडी वाली कोई बात नहीं कही गई। तो स्टेटमेंट ये वाला था, ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। और ये जो कॉम्बिनेशन था 2 और 3 का, ये ठीक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब हम अगला कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमसे पूर्व धारणा वाली बात कही गई है, और ये मैं आपको बताऊँ, ये वाला जो कॉम्प्रिहेंशन था ये मेरा एग्ज़ाम में गलत हुआ था। मतलब मैंने गलत विकल्प चुन लिया था। तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि भूमंडलीय तापन के कारण बसंत पहले आने लगा है और अधिक लंबे समय तक रहता है। इसकी संभावना बनती है। ठीक है,
बसंत पहले आने लगा है और अधिक लंबे समय तक रहता है। बसंत का पहले आना और लंबे समय तक रहना पक्षी समष्टि के लिए अच्छा नहीं है। मतलब एक नहीं वाला सेंस भी आया। अब हम एक बार देख लेते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन क्या कहता है। देखो, बसंत की समय सारणी के इस परिवर्तन से, कौन सा परिवर्तन, ये ऊपर दिया हुआ है, लेकिन देखते हैं एक बार। मत्स्य पालन और पर्यटन पारिस्थितिक सामाजिक आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। चूँकि बर्फ़ कुछ पहले ही पिघल जाती है, इसलिए पक्षी वापस नहीं लौटते, जिससे बसंत काल की पारिस्थितिक घटनाएं देर से होती हैं और उनकी अवधि में बढ़ोतरी होती है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि पक्षी वापस नहीं लौटते, लेकिन पक्षी समष्टि के लिए अच्छा नहीं है, ये चीज़ शायद उसमें शामिल नहीं है। तो इस कथन को हम गलत कर सकते हैं। और यहाँ पे अब आगे देखेंगे, वसंत गवाक्ष, एक मतलब यह वर्ड क्या है इंग्लिश में आप एक बार देख सकते हो। शीत ऋतु से लेकर फसल आने के मौसम तक की अंतरण अवधि का अध्ययन किया गया। उन्होंने पाया जो कम बर्फ वाली अपेक्षाकृत गर्म शीत ऋतु के परिणाम स्वरूप बसंत घटनाओं के बीच अपेक्षाकृत दीर्घ पश्चातावधि और दीर्घकालिक वसंत गवाक्ष घटित हुए हैं। तो कहेंगे कि ये सेंस मिल रहा है कि हाँ, लंबे समय तक बने रहता है वसंत। और जो यहाँ पे कहा गया था कि बर्फ़ कुछ पहले ही पिघल जाती है, तो जो एक वो मौसम जहाँ पे बर्फ़ पिघलने और गर्म जो तापमान है उसकी बढ़ोतरी के बीच का जो टाइम पीरियड है वो कहीं ना कहीं तुलनात्मक रूप से पहले आ जाएगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट एक ठीक होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो अगला हमारा है। इसमें पूछा है हमसे सर्वाधिक निर्णायक संदेश कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सर्वाधिक निर्णायक संदेश की बात हो रही है। तो हम देखते हैं कि खाद्य उत्पादन और पर्यावरण दोनों के लिए नाइट्रोजन का अधिक दक्ष उपयोग अनिवार्य है। मतलब अनिवार्य देख करके ऐसा लग सकता है कि ये स्टेटमेंट एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और गलत हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। संश्लिष्ट नाइट्रोजन उर्वरकों का उत्पादन बंद नहीं किया जा सकता। मतलब नहीं, आप देख रहे हो, नहीं वाली चीज़ें जो हैं गलत हो जाएंगी। अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करने वाली फसलों के विकल्पों का विज्ञान कर उनकी खेती करनी चाहिए। देखते हैं अगला स्टेटमेंट। संश्लिष्ट उर्वरकों के उपयोग वाली परंपरागत खेती करने की जगह एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो इकोसिस्टम और जैविक खेती की जानी चाहिए। देखते हैं क्या अब ये चीज़ हमें उसमें देखने को मिलती है या नहीं। ठीक है, नाइट्रोजन उपयोग दक्षता, इसकी माप की कोई पौधा उगाने में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा का उपयोग करता है, इसके विरुद्ध कि पीछे प्रदूषण के रूप में क्या बचता है। कि एक वैश्विक विश्लेषण में बताया गया कि बहुत अधिक उर्वरक इस्तेमाल करने से जलमार्गों वायु में प्रदूषण बढ़ेगा। ठीक है, वर्तमान नाइट्रोजन उपयोग दक्षता का वैश्विक औसत 0.4 है, जिसका अर्थ है कि नाइट्रोजन में खेत में मिलाए गए कुल नाइट्रोजन का 40% उगाई गई फसल में जाता है, जबकि 60% वायुमंडल में खो जाता है। मतलब वही बात है कि नाइट्रोजन उपयोग दक्षता की कहीं ना कहीं बात हो रही है कि अगर वायुमंडल में खो रहा है तो उसका उपयोग उतना दक्ष नहीं है, और ये कहीं ना कहीं खाद्य उत्पादन और पर्यावरण के लिए एक नुकसानदेह चीज़ हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि यहाँ कहीं भी पूरे मतलब कॉम्प्रिहेंशन में आप नीचे तक पढ़ के आओगे तो कहीं भी आपको एग्रो इकोसिस्टम और एग्रो फॉरेस्ट्री ऐसी कोई भी बात कही गई नहीं मिलेगी, और ना ही ऐसी फसलों के बारे में बात की गई है इसमें जो नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग करती हों। ठीक है, तो जो मेन थीम है उसकी वो है कि जो नाइट्रोजन का हम प्रयोग करते हैं उसका उपयोग बहुत दक्ष तरीके से होना चाहिए, और यही पर्यावरण और खाद्य उत्पादन दोनों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो मेन जो थीम है आप उसको अगर पकड़ लोगे कि नाइट्रोजन उपयोग दक्षता, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे आसानी से सही ऑप्शन तक पहुँच सकते हो। ठीक है, अब देखो अगला क्या है इसमें। युक्तियुक्त तर्कसंगत निर्णायक संदेश। ठीक, देखते हैं कि हम ऑप्शन के थ्रू पहुँच पाते हैं या नहीं। जलवायु न्याय सभी नई जलवायु करारों समझौतों के नियमों में विस्तार से बसा होना चाहिए। देखते हैं, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ऐसा आपको लग सकता है उस प्रेशर वाले सिचुएशन में कि इसमें एक एक्सट्रीम वर्ड दिया हुआ है और ये गलत हो सकता है, और मतलब बड़ी बात नहीं है, आप इसको गलत भी लगाओ। ठीक है, तो एक तो ऐसी गलतियाँ होंगी, लेकिन उन चीज़ों से आपको मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप
देखो आगे ऑप्शन क्या कहते हैं। पर्यावरणीय संसाधन पूरे विश्व में असमान रूप से वितरित हैं और उनका दोहन हुआ है। देखते हैं, बृहत संख्या में जलवायु परिवर्तन के शिकार लोगों या जलवायु शरणार्थियों की समस्याओं का निपटारा करने का एक आसन मुद्दा सामने है। जलवायु परिवर्तन सभी अभिप्रायों में अधिकतर विकसित देशों के कारण हुए, इसके लिए भार वहन का अंश अपेक्षाकृत अधिक होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं ये जो कथन है, ये विकासशील देश हैं वो इस बात को उठाते हैं कि हाँ, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कार्बन का उत्सर्जन बढ़ा है, उसमें विकसित देशों का रोल है। लेकिन सभी अभिप्रायों में जलवायु परिवर्तन अगर हम कहेंगे तो वो कुछ प्राकृतिक घटनाएं भी ऐसी रही होंगी जिनकी वजह से जलवायु परिवर्तन में जो प्रकृति की तरफ से तीव्रता आई होगी उसको भी शामिल किया जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट ऐसा है कि हम कह सकते हैं कि सही होने की संभावना नहीं है। लेकिन बाकी जो 3 हैं वो हम देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है, देखो जैसे आप ये पढ़ोगे पर्यावरण विषयक शब्दावली में धारणीय जीवन शैलियों साथ साथ जलवायु न्याय क्लाइमेट जस्टिस की बात देखो। ठीक है, महत्वपूर्ण सिद्धांतों के रूप में माना जाता है। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। न्यायिक अर्थ में सुपरिभाषित है, तथापि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इसके वैज्ञानिक और सामाजिक राजनीतिक अभिप्राय हैं। अगले कुछ एक वर्षों में निर्णायक प्रश्न खड़ा होगा, जलवायु परिवर्तन से उत्पीड़ित व्यक्तियों को अवलंब देने के लिए संसाधन, प्रौद्योगिकियाँ और विनियम किस प्रकार उपयोग में लाए जाएंगे। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उससे जो प्रभावित व्यक्ति हैं तो वो कौन सी तकनीकी होंगी, कौन से रूल्स रेगुलेशन होंगे, कौन से रिसोर्सेज होंगे जो उनके वेलफेयर के लिए दिए जाएंगे। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे जो है कि एक आसन्न मुद्दा सामने है। ये सर्वाधिक निर्णायक संदेश तो मुझे नहीं लगता है कि इस स्टेटमेंट का होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे जिक्र किया गया है लेकिन शरणार्थियों की समस्याओं की निपटारा करने का एक आसन्न मुद्दा सामने सर्वाधिक निर्णायक संदेश नहीं लगता है। जलवायु के विषय में न्याय दुष्प्रभावों को कम करने की कार्रवाइयों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन के लिए अवलंब और हानियों और नुकसानों के लिए क्षतिपूर्ति की कहीं अधिक व्यापक धारणा शामिल है। देखो संसाधनों के दोहन और ये ऐसा कोई स्टेटमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, क्लाइमेट जस्टिस जो इसकी मेन थीम है ना, वही इसका सबसे इम्पॉर्टेंट संदेश है। तो कहीं ना कहीं हमें ऑप्शन ए के साथ जाना चाहिए, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि ये वाला जो विकल्प है वो पूरी तरीके से गलत है, ऑप्शन सी। लेकिन अगर हम ये कहें कि सर्वाधिक निर्णायक संदेश क्या है तो वो है क्लाइमेट जस्टिस। ठीक है, उसमें जो शरणार्थी होंगे कहीं ना कहीं उनके लिए भी बात की जाएगी। लेकिन विकल्प सी एक पक्ष जरूर है, लेकिन सर्वाधिक निर्णायक संकेत जो संदेश जो है वो ऑप्शन ए में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे मामलों में आपको जो है सर्वोत्तम विकल्प के साथ जाना है, जो कि यहाँ पर ए है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं और सीधे हम ऑप्शन पे चलते हैं। संदेश हमसे पूछा है सर्वाधिक युक्तियुक्त और तर्कसंगत। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों समुदाय के स्वामित्व वाली जमीनों के अन्य वृक्षों को खाद्य देने वाले वृक्षों से बदल देना चाहिए। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये कोई मतलब एक तर्कसंगत संदेश होना चाहिए। भारत में वर्तमान परंपरागत कृषि प्रथा से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। देखो नहीं वाला स्टेटमेंट आ गया जो गलत होगा 95% केस में। भारत में गरीबों की मदद के लिए बंजर भूमियों और निम्नीकृत क्षेत्रों को कृषि वानिकी पद्धतियों में बदल देना चाहिए। देखते हैं आगे। परंपरागत कृषि के अतिरिक्त अथवा उसके साथ साथ कृषि पारितंत्र भी विकसित किए जाने चाहिए। ये स्टेटमेंट ऐसा है जो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना करके चल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या है। कृषि भूमियों के साथ गैर कृषि भूमियों को खाद्य का स्रोत बनाना खाद्य उपयोग के लिए उपभोग के प्रति एक तंत्रानुसारी उपागम को सुकर बनाता है। यह ग्रामीण और जनजातीय समुदाय को पूरे वर्ष निर्वाह करने, नैसर्गिक आपदाओं तथा मौसम के कारण होने वाली कृषिजन्य खाद्य की कमियों से बचे रहने में सहायक होता है। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर कहीं कृषि भूमि है और किसी वजह से वहाँ पे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या वहाँ पर फसलों का उत्पादन ना हो पाए, तो जो गैर कृषि भूमियाँ हैं अगर वहाँ से हम कुछ खाद्य पदार्थ और एक रिसोर्स उनको बना लें अपनी खाद्य आवश्यकताओं के लिए, तो कहीं ना कहीं संकट के समय में वो हमें बचाने में सहायक हो सकता है। चूँकि वार्षिक फसलों की अपेक्षा प्रतिकूल मौसम दशाओं में वृक्षों के पनपने की प्रायः क्षमता अधिक होती है। फसल न होने के कारण हुए खाद्य के अभाव की अवधि में वन आधारित खाद्य प्रायः एक सुरक्षा जाल प्रदान करते हैं। हाँ, लगभग वही बात है। वन आधारित खाद्य मौसमी फसल उत्पादन अंतरालों के बीच भी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।
तो देखो बदलने की तो बात नहीं कही गई है, लेकिन हाँ संतुलन होना चाहिए कि अगर हमें संकट वाली स्थिति में अगर हम आते हैं तो हम जो वन आधारित उत्पाद हैं उनको हम खाद्य पदार्थों के रूप में उपभोग कर पाएँ, तो एक संतुलन बना के चलने की बात कही गई है। तो देखो कृषि मान की पद्धतियों में बदल देना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं है। आप देखो साथ साथ मतलब ना, जब हम साथ साथ करेंगे वैसे तो हम जो हमारी कृषि भूमियों से हमें जो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं वही कंज्यूम करेंगे, लेकिन संकट वाली स्थिति में जो वन आधारित खाद्य हैं कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए विकल्प बन सकते हैं। तो वही बात की गई है इसमें, तो ऑप्शन डी जो है वो सर्वाधिक सटीक बैठता है। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पूछा है सर्वाधिक युक्तियुक्त और व्यवहारिक संदेश सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है। उपयुक्त वही प्रवाही उपचार प्रोटोकॉल लगाना आवश्यक है, पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ाना आवश्यक है, ये भी हो सकता है, ये भी ठीक लग रहा है, कहीं ऐसा नेगेटिव सेंस नहीं आ रहा है। औसत प्रतिरोधी जीवाणुओं के प्रसार को ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो नहीं आया, गलत हो गया। ठीक है, औसत निर्माण कंपनियों को भीड़ भरे कस्बों और शहरों से बाहर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया जाना चाहिए। देखते हैं अब इस जो है पैराग्राफ क्या कह रहा है। एंटीबायोटिक्स के उपयोग, दुरुपयोग और अपसेवन के बारे में जागरूकता आम जानकारी है, जैसे यह है कि मुर्गे मुर्गियों को प्रतिजैविक खिलाने का असर क्या होता है। प्रतिजैविक निर्माता कंपनियों द्वारा अपने अपशिष्ट को उपचारित न कराने से, ठीक है, मतलब जो वेस्ट निकल रहा है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर नहीं हो रहा है तो पर्यावरण पर जो असर होता है उनके विषय में अभी तक कुछ भी विस्तार या गंभीरता से बहुत कम चर्चा की गई है। ठीक है, एंटीबायोटिक फैक्ट्रियों से होने वाला प्रदूषण औसत प्रतिरोधी संक्रमण, मतलब जो AMR है आपका, उसको बढ़ा रहा है। औसत निर्माण संयंत्र के चारों तरफ औसत प्रतिरोधी जीवाणुओं के होने का सबको संज्ञान है। अब आप देख लो, उपचारित करने की बात कही गई है, वो कह रहे हैं कि जो फैक्ट्रियों से प्रदूषण हो रहा है उससे AMR बढ़ रहा है। प्रदूषण किस लिए हो रहा है? क्योंकि जो वेस्ट निकल रहा है उसको उपचारित नहीं किया जा रहा है। तो पर्यावरण जागरूकता बढ़ाना, यहाँ ऐसी कोई मैसेज नहीं दिया गया है, ना ही ये दूरस्थ स्थानों में स्थापित करना इसका एक संदेश है, बल्कि ये है कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसा प्रोटोकॉल होना चाहिए कि जो वेस्ट है जो उन कंपनियों से निकल रहा है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाए। तो आप देखोगे कि ये जो मैसेज है वो आपको मतलब यहाँ से भी देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्वाधिक सटीक बैठेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो, मर्म का मतलब है कुछ एक गहरी बात कही जाएगी, एक पक्षीय आयाम उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। विश्व शक्ति बनने के लिए भारत को सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा में निवेश करने की आवश्यकता है। ठीक है, भारत एक विश्व शक्ति नहीं बन सकता, तो नहीं आया, कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। ना तो ध्यान दे रहा है, ना संवर्धित कर रहा है। हमारी शिक्षा प्रणाली में उच्चतर शिक्षा के दौरान कौशल प्रदान करने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। मतलब आप सामान्य तरीके से सोच सकते हो कि अगर हम उच्चतर शिक्षा की बात कर रहे हैं, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद कोई स्किल प्राप्त कर रहे हो, तो हमारी शिक्षा प्रणाली वहाँ जाके स्किल्स की बात करे, है ना। ये चीज़ कहीं ना कहीं आज के समय उतनी ठीक नहीं लगती। अब तो स्किल्स का ये है कि आपसे प्राइमरी एजुकेशन के बाद कुछ ना कुछ बेसिक स्किल्स आपको प्रदान करने की एक आम धारणा लोगों में बनती जा रही है, और पहले भी रही है। तो ये चीज़ मतलब एक सामान्य समझ के आधार पे भी गलत लग रही है, लेकिन अब एक बार हम कॉम्प्रहेंशन देखेंगे कि उसमें क्या कहा गया है। विद्यालयों में अनेक बच्चों के माता पिता निरक्षर हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाभों के प्रति जागरूक नहीं है। नहीं मतलब गलत हो गया। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये बच रहा है, लेकिन फिर भी हम एक बार देखते हैं कि कहा क्या गया है। उच्च गुणवत्ता की विद्यालय शिक्षा के लाभ तभी प्राप्त होते हैं जब विद्यार्थी शिक्षा पूरी कर गेटवे कौशल प्राप्त करने के उपरांत विद्यालय छोड़ते हैं। मतलब वो जब स्कूल से निकलें तभी उनके पास गेटवे कौशल होने चाहिए, तब जाके जो उच्च गुणवत्ता की विद्यालय शिक्षा के लाभ प्राप्त होते हैं, है ना। तो आप समझ गए ना यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा था कि गेटवे कौशल कहाँ मिलना चाहिए? जब वो स्कूल छोड़ें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास सीधा विकल्प ये बचता है। अब अगला देखते हैं। ये है 61। ठीक है, आपसे सर्वाधिक तर्कसंगत संदेश पूछा है। तो आधुनिक प्रौद्योगिकी सामाजिक संरचना को कमज़ोर करती है और जीवन को कठिन बना देती है। देखो मतलब आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है वो लाई इसलिए गई है कि जीवन को सरल बना सके, लेकिन देखते हैं आगे क्या ऑप्शन है। लेकिन इसके गलत होने की संभावना कहीं ना कहीं बनेगी। आधुनिक जीवन अनिश्चितताओं और अनंत कठिन विकल्पों से भरा है। देखते हैं, अनिश्चितता तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमेशा ही रही है, लेकिन अनंत कठिन विकल्प ये एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं गलत हो सकती है। देखते हैं,
हम दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं, हमें अपने दृढ़ विश्वास का अनुसरण करने की हिम्मत नहीं होती। नहीं वाले स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे जीवन में अत्यंत कम विकल्प होना शायद अच्छी चीज़ नहीं हो। ठीक है, शायद मतलब एक कहा गया है अच्छी चीज़ नहीं हो, लेकिन शायद के साथ, किंतु बहुत अधिक विकल्प होना भी उतना ही कठिन हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें सही विकल्प कौन सा है। हम यहाँ से पढ़ते हैं, वह कौन सी ढेरी को खाए निर्णय करने में असमर्थ हो रहा है, भूखा ही मर जाता है। मतलब किसकी बात हुई? एक गधा भूसे के दो समान रूप से आकर्षक ढेरियों के पीछे। अच्छा ठीक है। प्रौद्योगिकी और नव प्रवर्तन जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट में आने वाली बदलाव हमारे विकल्पों की बहुतायत को केवल तीव्र ही करते हैं। ठीक है, मतलब जो विकल्पों को बढ़ाते हैं और उसकी जो गति है विकल्पों की बढ़ने की, वो कहीं ना कहीं तीव्र हो जाती है। सतत कनेक्टिविटी और सद्य अनुक्रिया दत्त, ये मतलब हिंदी में क्या है? सद्य अनुक्रिया दत्त, एक बार इंग्लिश देख लेते हैं इसका। ठीक है, कांस्टेंट कनेक्टिविटी एंड ओवर कंजम्पशन ऑफ रियल टाइम डेटा, मतलब रियल टाइम डेटा के लिए उन्होंने वो हिंदी वाला वर्ड यूज़ किया था। एंड सोशल मीडिया कैन लीव लिटिल रूम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड रेस्ट, मेकिंग डिसीजंस मोर डिफिकल्ट। ठीक है, आगे आते हैं यहाँ पे। ठीक है, विश्राम के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ते, जिससे निर्णय और अधिक कठिन हो जाता है। ठीक है, जीवन का रूप विकल्प में है। ठीक, अनेक लोगों के पास जीवन के आकर्षक विकल्पों की बहुतायत है, फिर भी वे खुद को दुखी और चिंताग्रस्त पाते हैं। मतलब ये है कि जो हमारे पास ये गैजेट्स हैं, स्मार्टफोन, टैबलेट, और जिस तरीके से इनोवेशन, टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास विकल्प तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। समस्या विकल्पों की बहुतायत में मतलब नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि जीवन का रूप विकल्प में है, लेकिन उसके बावजूद भी विकल्प बहुत ज़्यादा हैं, आकर्षक विकल्प बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी लोग दुखी और चिंताग्रस्त हैं, है ना। तो यहाँ देखो, अत्यंत अनंत कठिन विकल्पों से भरा है, ये बात नहीं कही गई। विकल्प बहुत ज़्यादा हैं, जीवन अनिश्चित है, वो पक्ष ठीक है, लेकिन अनंत कठिन विकल्प के बारे में कहीं बात नहीं कही गई है। जीवन को कठिन बना देती है, सामाजिक संरचना को कमज़ोर करती है, ये हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला इसमें। ठीक है, देखो, अत्यंत कम विकल्प होना शायद अच्छी चीज़ नहीं हो, लेकिन बहुत अधिक विकल्प होना भी उतना ही कठिन हो सकता है। ये देखो, ये कॉम्प्रिहेंसिव बात की गई है कि अगर हमारे पास विकल्प ही नहीं होंगे तो शायद ये चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन विकल्प बहुत ज़्यादा हों तो भी हमारे लिए समस्या हो सकती है। जैसा कि यहाँ आखिरी वाली आप ये पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगी ये वाली चीज़। ठीक है, आगे देखते हैं।